थैंक यू सौरभ जी। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक मिनट मैं स्लाइड शेयर कर लेती हूँ। देखिए ये जो है स्लाइड विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है जी। ये स्लाइड में दे दी हूँ आप लोग के, इसमें ड्राइव में आ गया होगा मेरे ख्याल से जितेंद्र जी को। इसमें देखिए कुछ चीजें ना पिछली बार मैं ऐड की थी, ठीक है। मैं एक बार सिर्फ आपको डिस्कस करके बता देती हूँ। जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने उस पर पढ़ा होगा टीचिंग मेथोडोलॉजी में, है ना। तो इसको बस मैं ये बताने की कोशिश की थी कि जो आपका रिसर्च है वो क्रिटिकल एनालिसिस होता है। मतलब क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप क्रिटिकली मतलब अपने दिमाग से कितना उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो रिसर्च एक क्रिटिकल एनालिसिस है। इस पे क्रिटिकल एनालिसिस एक बार क्वेश्चन में आया हुआ था, तो बस मैं इन सब चीजों से आपको समझाने की कोशिश की थी कि रिसर्च आपका किस लेवल पे आता है, ठीक है। तो ये स्लाइड ही जाएंगे आपके पास, मतलब जितेंद्र जी को मैंने दे दिया है, वो आपको आपको बता देंगे, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जैसे यूटा गोजी में आता है आपका रिसर्च पेपर जो है, रिसर्च की जो पढ़ाई होती है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ डिटरमाइन, सेल्फ एडजस्टिंग, तो ये जो है आपका यूटा गोजी में आता है, ठीक है। तो बस मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश की थी कि बीच में इस तरह के क्वेश्चंस आए थे आपके रिसर्च के। बाकी सारे स्लाइड आपके सेम ही है। ये आपका मुझे क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च ये मुझे पढ़ाना है आपको, इसमें मुझे पूरा एक क्लास लगेगा अभी। तो पहले हम लोग अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या था टॉपिक? रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन। तो अभी हम लोग रिसर्च डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये पढ़ने के बाद फिर हम लोग अपने स्टैट्स में आएंगे, ठीक है। बायस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बायस बहुत ज्यादा आता नहीं है हम लोग के इसमें। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सबको समझ में आ गया था? यही आपका मेन है, यही पूरे रिसर्च में हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसी से क्वेश्चंस मोस्टली आपके 70% 80% क्वेश्चन इसी डिजाइन से आता है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से ही, ठीक है। तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान ध्यान रखिएगा कि एनोवा क्या होता है और टू ग्रुप प्री-टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन क्या होता है, ठीक है। रैंडमाइजेशन में पढ़ा दी हूँ कि ये इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल ग्रुप कितने तरह के होते हैं ये भी मैं बता दी हूँ आपको। फिर ये प्री और पोस्ट इंटरवेंशन और विद इन ग्रुप बिटवीन ग्रुप क्या होता है ये भी मैं आपको आपको पढ़ाई हूँ। अब ये दूसरा डिजाइन है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का क्या होता है कि जैसे कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या था कि रैंडमाइजेशन होता था, दोनों ग्रुप में बराबर के होते थे। लेकिन बहुत सारा रिसर्च ऐसा होता है कि हम रैंडमाइजेशन कर नहीं पाते हैं। इसके बहुत सारे रीजन है। मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे सैंपल पे करना है जिसका पॉपुलेशन ही बहुत कम है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि जिसके पूरे वर्ल्ड में ही हजार हजार पॉपुलेशन है, तो आपको कितने मिलेंगे उसमें सैंपल में? 4 सैंपल मिलेंगे, 10 सैंपल मिलेंगे। तो ऐसे सैंपल्स में जिसकी जिसकी जो है आपका सैंपल्स बहुत कम है, तो उसमें क्या होता है कि हम रैंडमाइजेशन कर नहीं पाते हैं। मतलब कोई भी नेचुरल फैक्टर होता है जिसके वजह से रैंडमाइजेशन हो नहीं पाता है रिसर्चर से, हम रैंडमाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह का एक एग्जांपल है कि जब हमारा सैंपल साइज छोटा होता है तो उसमें रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। रैंडमाइजेशन तो हम तभी तभी करेंगे ना जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत होंगे, है ना। तो जब ऑप्शंस ही कम होंगे तो रैंडमाइजेशन ये पॉसिबल नहीं है। इसको एक अच्छा डिजाइन नहीं मानते हैं, लेकिन क्या है कि रिसर्च बहुत तरीके का होता है, बहुत तरीके से करना होता है। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी एक डिजाइन है। लेकिन अगर बोला जाए कि आपसे ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में अच्छा डिजाइन किसको मानते हैं, तो वो आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ही होता है, ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हमें मजबूरी में करना होता है जब हमारे पास सैंपल की शॉर्टेज हो गई हो, या नहीं तो फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया हो जिसकी वजह से हम रैंडमाइजेशन कर नहीं पा रहे,
ठीक है, और इसका जो है इंटरनल वैलिडिटी लोअर होता है एज कंपेयर टू प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये प्योर वर्ड किस लिए यूज किया गया है? ये बार बार आपके रिसर्च नेट पेपर में देखिएगा, उसमें लिखा होता है प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है? हमने तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ा है, तो ये प्योर क्या होता है? मतलब प्योर इन द सेंस कभी किसी ने किया नहीं हो। नहीं नहीं, प्योर कभी किसी ने किया हो किया नहीं हो ऐसा नहीं है। प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होगा? प्योर प्योर यहाँ पे ये है ना कि ये जो है मतलब लिटरेचर से हमने जो भी पढ़ा उसको टोटली जो है ये में एक्सपेरिमेंट के ही आधार पे किया जाता है। इसमें इस सत्य ये रेंडमाइज के वर्ड सेंस में यहाँ पे प्योर आएगा मैम, कि इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं हुआ है। जो हमारा रिसर्च जहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं वो ग्रुप जो है सबको मौका दिया गया है। आई थिंक तो यार प्योर का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए समझिए इसको, एक होता है आपका फील्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक होता है प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। मैं जो एक्सपेरिमेंट की हूँ स्कूल में की हूँ, स्कूल के बच्चों पे की हूँ, ठीक है, तो उसको हम प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई केमिस्ट्री लैब में करता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तो हर जगह हो रहा है, स्कूल में भी हो रहा है, हॉस्पिटल में भी हो रहा है, लैब के अंदर भी हो रहा है। तो जो लैब के अंदर पूरा जो है हम लोग कंपाउंडिंग फैक्टर जितने भी वेरिएबल्स है उसको जब कंट्रोल करके चलते हैं लैब के अंदर, ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तो आपका लैब के अंदर भी हो रहा है, और मैं स्कूल के बच्चों पे की थी तो स्कूल के बच्चों पे भी हो रहा है। हम सब जगह तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ही बोल रहे हैं। लेकिन प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का मतलब होता है कि जो आपका लैब में हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कंडीशन को, सिचुएशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पे पॉसिबल है कि हम चीजों को कंट्रोल कर ले। तो जो लैब में होता है उसको प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं। लेकिन जब हम कहीं बाहर करते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, तो वो भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, लेकिन उसको जो है हम फील्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं। तो फील्ड और प्योर ये आता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं आपको बताई। प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का मतलब होता है कि सारे चीज को जो हम केमिस्ट्री लैब में करते हैं, जब हम केमिकल्स के ऊपर करते हैं, जब हम केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, तो चीजें हम अपने कंट्रोल में करते हैं उस समय, कि टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, या फिर जो है मतलब हम अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं लैब के अंदर, क्योंकि वहां पे हमारा कमांड होता है। तो इसको प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इंटरनल वैलिडिटी जो है प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के हिसाब से कम होता है। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को, जैसा मैं आपको बताई, कि ये बहुत अच्छा डिजाइन माना नहीं जाता है, लेकिन रिसर्चर के पास कभी कभी प्रैक्टिकली ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको करना होता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है उनके पास। तो इसमें क्या है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑल्सो स्टडी काउजल रिलेशनशिप बट विदाउट रेंडमाइजेशन। काउजल रिलेशन मतलब कि इसमें भी वेरिएबल है, काउजल इफेक्ट इसमें भी है, ठीक है। काउजल रिलेशनशिप मतलब काउजल इफेक्ट वाला रिलेशनशिप, जो एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में काउजल इफेक्ट होता है, वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी है। लेकिन यहाँ पे रेंडमाइजेशन नहीं हो रहा है, दोनों ग्रुप के बीच में बराबर का बंटवारा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है, क्योंकि दोनों ग्रुप की तरफ बराबर की इक्वलिटी नहीं है, तो इसीलिए इसको जो है हम इसको अच्छा डिजाइन मानते नहीं है, और इसका लोअर इंटरनल वैलिडिटी होता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल से बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके सिलेबस में है। तो टू ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन विदाउट रेंडमाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी है आपका एनोवा डिजाइन, मतलब जब भी कोई बिना रेंडमाइजेशन का होगा तो वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा आपका। जब भी बिना ये रेंडमाइजेशन का आप काम करेंगे तो उसको हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलेंगे, ठीक है। तो यही था आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कि यहाँ पे रेंडमाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो कभी भी मान लीजिए अगर आप भी करते हैं ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने जो है ग्रुप को ठीक से डिवाइड नहीं किया है ना, तो ऐसे डिजाइन में फिर आपका भी एक्सपेरिमेंट जो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। देखिए
सेम है आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तरह ही, लेकिन क्वासी क्यों है? क्योंकि इसमें जो है रैंडमाइजेशन को हटा दिया गया। हम इसमें रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे थे तो हम वहां पे रैंडमाइजेशन कर रहे थे, लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हमारा रैंडमाइजेशन नहीं होता। सेम उसी तरह का है सारा टेबल, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, प्री डेटा लेना, फिर योगा इंटरवेंशन देना, फिर 1 मंथ का करना, फिर हर चीज हम वैसे ही करते हैं, बस हमारा रैंडमाइजेशन का प्रोसेस नहीं है। सारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तरह ही है, बस ये रैंडमाइजेशन नहीं होने की वजह से इसको हम लोग क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। कंट्रोल ग्रुप भी 3 तरह का होता है यहाँ पे भी। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस ये रैंडमाइजेशन वर्ड नहीं आएगा आपका जब हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं जैसा आपको बताई थी कि विद इन ग्रुप डिजाइन और बिटवीन ग्रुप डिजाइन। विद इन ग्रुप डिजाइन मतलब हो गया कि एक ही पार्टिसिपेंट का हम 2 बार डेटा ले रहे हैं, एक बार योगा देने के पहले, एक बार योगा देने के बाद। ठीक है, मान लीजिए सौरभ जी का जो है उनको योगा दिया मैंने तो उनको जो है प्री डेटा भी सौरभ जी से ली और पोस्ट डेटा भी उनसे ही ली। तो मतलब एक ही आदमी से जब हम डेटा लेते हैं तो उसको विद इन ग्रुप बोलते हैं। जब प्री और पोस्ट में जब हम स्टैटिस्टिकली देखते हैं कि क्या फर्क आया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विद इन ग्रुप। बिटवीन ग्रुप क्या होता है कि यहाँ सौरभ जी है, इधर ये निष्ठा जी है कंट्रोल ग्रुप में। अब मुझे देखना है कि सौरभ जी जो है सौरभ जी और निष्ठा जी दोनों है यहाँ पे। तो इसमें मुझे देखना है कि सौरभ जी तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे और निष्ठा जी कंट्रोल ग्रुप में थी। तो अब मुझे इन दोनों का डेटा चेक करना है कि सौरभ जी को योगा मिला तो क्या फर्क आया और इनको योगा नहीं मिला तो क्या फर्क आया। तो जब 2 अलग अलग लोगों का या 2 अलग अलग ग्रुप का जब हम कंपेयर करते हैं स्टैटिस्टिकली, तो उसमें जो है हम बिटवीन ग्रुप बोलते हैं। बिटवीन मतलब 2 लोगों के बीच में, विद इन मतलब एक ही आदमी है, उसी का प्री और पोस्ट डेटा। और बिटवीन का मतलब हो गया कि हम प्री कंपेयर कर रहे हैं और जो है पोस्ट कंपेयर कर रहे हैं कि क्या फर्क आया। क्योंकि हमें यही देखना है ना कि जिसको जो हम इंटरवेंशन दे रहे हैं और जिसको हमने दिया नहीं है उन दोनों में फर्क क्या है। तो ऐसे जो हम तो हम इसको हम बोलेंगे कैसे, तो इसको बोलते हैं बिटवीन ग्रुप। ठीक है, बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप। जब भी हम जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो दोनों ग्रुप के बीच में स्टैटिस्टिकली एनालिसिस लगाया जाता है। ठीक है, तो यही होता है आपका विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप। जब एक ही आदमी का प्री और पोस्ट डेटा लेते हैं तो विद इन ग्रुप हो गया, और जब दो अलग अलग ग्रुप का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको हम बिटवीन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, प्योर ग्रुप एनोवा वही जो मैं आपको बताई थी कि जब 2 से अधिक ग्रुप होता है तो हम उसको जो है एनोवा बोलते हैं। जब भी 2 से अधिक ग्रुप होगा हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, आरसीटी स्टडी रहेगी या आरसीटी नहीं भी रहेगी, और दो ग्रुप पे हम काम करते हैं, 2 से अधिक ग्रुप में, सॉरी, तो उसमें जो है हम एनोवा होता है वो हमारा। प्योर विद इन ग्रुप रिपीटेड मेजर एनोवा। रिपीटेड मेजर एनोवा होता है कि बहुत बारी क्या होता है कि हम जो है हमने मतलब प्री डेटा ले लिया, जैसे कि सौरभ जी को हमने योगा दिया, तो सौरभ जी का पहले प्री डेटा लिया योगा देने के पहले, फिर हमने उनसे पोस्ट डेटा लिया। फिर रिसर्चर को ऐसा लगा कि हम 2 महीने के बाद भी देखते हैं कि क्या असर है, तो उसको फॉलोअप बोलते हैं कि 1 महीने का तो इंटरवेंशन हमने दिया ही, और 1 महीने का जो है हमने जो है फिर फॉलोअप लिया उनका। फॉलोअप कहने का मतलब है कि 1 महीने के इंटरवेंशन के बाद मुझे लगा कि फिर से मुझे जो है 2 महीने का जो है 2 महीने के बाद मैं देखती हूँ कि उनका क्या रिजल्ट आ रहा है। ये तो योगा देने के तुरंत के बाद का है ना। फॉलोअप स्टडी वो होता है, इसी को हम रिपीटेड मेजर भी बोलते हैं। फॉलोअप स्टडी वैसा स्टडी को बोलते हैं कि जो मतलब हमने एक बार इंटरवेंशन दे दिया, फिर से मुझे लगा कि नहीं मैं ये देखना चाहती हूँ कि फिर 2 महीने के बाद उसी पार्टिसिपेंट पे क्या रिजल्ट आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम एक एडिक्शन का ही केस लेते हैं। मैं अपना योगा मॉड्यूल तैयार की एडिक्शन के ऊपर, ठीक है। तो मुझे लगा कि जो है मोबाइल एडिक्टेड लोगों को जो है हम योगा देंगे तो उनका एडिक्शन ठीक हो सकता है, या मतलब ठीक नहीं हो सकता लेकिन इम्प्रूवमेंट आ सकता है उनके फिजिकल लेवल पे, उनके मेंटल लेवल पे, उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग पे। मैं क्या की
कि करीब एक मैंने इंटरवेंशन दी, उनसे पोस्ट डेटा ले ली, फिर मुझे 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 लगा कि मैं मतलब 2 महीने के बाद फिर से देखती हूँ कि जो मैंने पार्टिसिपेंट को इंटरवेंशन दिया था उनका डेटा मतलब वो उनका कैसा ये है, उनका अब रिजल्ट कैसा है। ठीक है, तो जब हम उनका फॉलो अप फिर से लेते हैं इंटरवेंशन देने के बाद, तो उसको जो है हम फॉलो अप स्टडी या प्योर विद इन ग्रुप रिपीटेड मेजर एनोवा बोलते हैं। ठीक है, रिपीटेड मेजर एनोवा जब भी होता है तो वो हम जब फॉलो अप स्टडी होता है तभी हम लेते हैं। तो इतना डिटेल में आपका क्वेश्चन नहीं आता है, बस आप लेकिन समझ लीजिए कि होता क्या है ये चीज। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है आपके इसमें। अब पहला था हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, दूसरा था हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तीसरा है नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या है? नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया कि जहाँ काउज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं है, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का काम नहीं है भी तो मतलब उसमें उस तरह का एनालिसिस वगैरह नहीं हो रहा है, उस तरह की रीडिंग नहीं हो रही है, बस हमने नाम का लिया हुआ। ठीक है, तो इसमें कोई काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। हैज लोअर इंटरनल वैलिडिटी कंपेयर टू प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्योंकि इसमें कोई काउज एंड इफेक्ट है नहीं। ठीक है, तो इसका देखिए नो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो है क्या क्या हो जाएगा आपका, जैसे आप सर्वे करते हैं, कोरिलेशनल डिजाइन है, केस स्टडी डिजाइन है, तो ऐसे जो है ऐसे ये सब जो है एग्जांपल जो है आपका ये नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का है। ये ना क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि सर्वे में जब भी हम सर्वे करते हैं तो उसमें कोई काउज एंड इफेक्ट तो है नहीं, हम तो क्वेश्चनेयर बना के या नहीं तो जो है जो ऑलरेडी वैलिडेटेड क्वेश्चन है उसको जो है सर्कुलेट करके हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। तो सर्वे डिजाइन हो गया। कोरिलेशनल डिजाइन मैं बताई थी ना उस दिन आपको क्या होता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जब दो वेरिएबल के बीच में हम कोई रिलेशनशिप निकालते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसका परफेक्ट वर्ड है कि किसी एसोसिएशन मतलब जो है आपका किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, वेरिएबल यहाँ पे है, देखिए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स है ना, लेकिन यहाँ काउज एंड इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ कोई हम योगा दे रहे हैं और उसके बाद उसका इफेक्ट दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। यहाँ हम रिलेशनशिप पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे लगता है कि जिनको भी जो भी कैंसर के पेशेंट है उनको जो है वो सिगरेट ज्यादा पीते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन है ना कि सिगरेट का और कैंसर का, लंग कैंसर का, तो लंग कैंसर का और सिगरेट का कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे ऐसा रिसर्च करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे कि सिगरेट पिलाते जाएंगे उसके बाद उसको लंग कैंसर का ये इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर जो है हम उसका डेटा लेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, जितने लोगों को जो है लंग कैंसर हुआ है हम उनका डिटेल देखेंगे, उसमें से सिगरेट मतलब कौन कौन पीते थे और किस लेवल पे पीते थे, फिर उससे रिलेशन निकालेंगे कि सिगरेट पीने का और लंग कैंसर का क्या क्या रिलेशन है। तो उसमें कोई काउज एंड इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन दो वेरिएबल तो है उसमें, एक स्मोकिंग है और एक ये कैंसर है। तो इसमें वेरिएबल होता है लेकिन इसमें जो है हम रिलेशनशिप निकालते हैं, इसमें कोई काउज एंड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कोरिलेशनल डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन सर्वे हो गया आपका। कोरिलेशनल डिजाइन का मैंने अभी आपको एग्जांपल दी हूँ कि कभी भी किसी के भी रिकॉर्ड से आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि इस पेशेंट ने मतलब किसी बीमारी का किसी चीज से लिंक हो, जैसे मैं कैंसर का स्मोकिंग का बताई, आपको कभी कुछ ऐसा लगता है तो आप वहां पे जाएंगे, उसके डेटा को स्टडी करेंगे, है ना, तो उसमें से एक रिलेशनशिप निकालेंगे। तो इस तरह से जब टूल होगा वो archives होगा ना, क्या इसमें जो डेटा टूल्स हम यूज करेंगे वो आर्काइव्स होगा कोरिलेशन में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो भी हम डेटा इस्तेमाल करेंगे जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, जैसे कि मैं आपको लंग कैंसर और सिगरेट का दे रही हूँ, तो इसमें ऑलरेडी जो है मतलब जो है आपके पास वो डेटा पे ही कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल तो है इसमें, लेकिन ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल जैसा नहीं है। मतलब रिलेशनशिप, इसमें आप रिलेशनशिप निकालें, जब भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन की बात आ जाएगी तो वो आपका कोरिलेशनल डिजाइन ही होगा, और जब भी काउज एंड इफेक्ट होगा तो वो आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा।
ठीक है। तो ये जो है ऑलरेडी जो है डेटा जो भी मान लीजिए आप हॉस्पिटल में काम करते हैं या कोई स्कूल में काम करते हैं, या आप ऐसा जानना चाहते हैं कि जो बच्चे जो है योगा कर रहे हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आप इस तरह के रिलेशन को जब आप खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो वो कोरिलेशनल डिजाइन कहलाता है। ठीक है, उसको डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं रिसर्च में। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के। केस स्टडी डिजाइन, स्टडी ऑफ वन और अ फ्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी और यूनिक केसेस। अब जैसे मान लीजिए केस स्टडी करना है कि किसी को जो है, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, वो बुक पे हाथ ही रखते थे तो उनको जो है मतलब बुक देखते थे, मतलब उनका ब्रेन इतना डेवलप था कि उनको हर चीज याद हो जाता था, इवन उनको पेज नंबर भी याद रहता था कि किस पेज नंबर पे क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो वो क्या है, हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स है, हम मेरे अंदर तो वो क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर नहीं है, लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो यूनिक के मतलब ये है, और हम लोग को लगता है कि इसके ऊपर हम लोग को रिसर्च करना चाहिए कि इसके मतलब ऐसा क्या है कि इनके साथ इनको देख के चीजें याद हो जाती है, या इनका मेमोरी जो है बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि हम अगर ऑर्डिनरी आदमी का, जनरल लोगों का बात करें, तो जनरल पर्सन का ऐसा मेमोरी होता नहीं है ना। तो कोई भी यूनिक फीचर किसी में भी, कोई भी हो, कोई भी यूनिक फीचर किसी में है, तो हम उस यूनिक फीचर का उनके ऊपर स्टडी करते हैं, और बहुत डीप स्टडी करते हैं। केस स्टडी डिजाइन भी आपका क्वालिटेटिव डिजाइन है, और इसमें बहुत डीप स्टडी होता है किसी के भी जो है एक मतलब एक ऐसे बिहेवियर का, ठीक है, जो सबके पास नहीं है, बहुत कम के पास है, रेयर है वो। ठीक है, तो हम उसमें केस स्टडी डिजाइन में निकालते हैं कि ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या यूनिक कैरेक्टर है, या ऐसा क्या चीज है जिससे ये आदमी ऐसा है। तो ये केस स्टडी डिजाइन है, उसी को बोलते हैं। तो ये तीनों डिजाइन जो है आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में आपका सर्वे है, कोरिलेशनल डिजाइन में बता ही दी कि जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशंस की बात करते हैं हम, तो उसको कोरिलेशनल डिजाइन बोलते हैं। कोरिलेशनल डिजाइन भी आपका 3 तरह का होता है। ठीक है, इसमें एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, एक होता है नो कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन पे क्या होता है कि दो चीज एक साथ बढ़ता है, मतलब जो लोग जितना स्मोकिंग कर रहे हैं उसको उतना ज्यादा लंग कैंसर का खतरा है। हम कुछ ऐसा रिसर्च निकाल रहे हैं, मतलब हमें रिसर्च से पता चला है कि, और ये है भी, ठीक है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ऐसा है भी, प्रूवन है ये। तो कि जो लोग जितना ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको लंग कैंसर का खतरा उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, मतलब जो जितना ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है उसको उतना ज्यादा लंग कैंसर का खतरा है। तो ये दोनों एक साथ जा रहा है कि अगर जो ज्यादा स्मोकिंग करेगा उसको लंग कैंसर का खतरा भी ज्यादा होगा। तो इसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कोई चीज ऐसा है कि जो है कोई 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 एग्जांपल ऐसा है कि एक एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको निगेटिव बोलते हैं। और नो कोरिलेशन का मतलब है कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब हमने सोचा था कि रिलेशन होगा लेकिन उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये 3 एग्जांपल है आपके डिस्क्रिप्टिव। तो हाँ बताइए मैम, जो आप पॉजिटिव कर रही हैं, तो जैसे तो ये भी हो सकता है कि हम जितना ज्यादा भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं या सूर्यभेदी कर रहे हैं, डिप्रेशन हमारा डाउन हो रहा है, तो ये नहीं आ जाएगा बिल्कुल कोरिलेशन में? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा आपका। तो ऐसे और लोग को आपको ढूंढना होगा कि जिन्होंने भस्त्रिका किया है या जिनको, क्योंकि जब आप कहीं हॉस्पिटल में जब डेटा लेने जाते हैं ना, तो उनके पास सारा डेटा होता है, डेमोग्राफिक डेटा से लेकर के उनके पास हर तरह का डेटा होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने साल के हैं। आप भी कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो वो सब आपसे पूछा जाता होगा, आपका बीपी कितना है, हाइट कितना है, वेट कितना है, कहाँ से है ना। तो हर हॉस्पिटल में रिकॉर्ड ये लोग रखते हैं पेशेंट का, और इसी रिकॉर्ड से जो है ये पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मतलब कहते हैं ना कि न्यूज में आता है कभी कल कि अगले 10 साल में जो है कैंसर का कैपिटल होने वाला है इंडिया, या अगले 5 साल में जो है हर दूसरा आदमी डायबिटिक होगा, इस तरह का न्यूज आता है ना। तो ये जो न्यूज आता है ये कहाँ से निकालते हैं, ये अपने डेटाबेस से तो निकालती है हॉस्पिटल जो है। बहुत बार आपने देखा होगा कि एम्स का डेटा चोरी हो गया, तो डेटा चोरी करके करेंगे क्या? क्यों क्यों डेटा चोरी हो जाता है, मतलब होता ना कि डेटा हैक कर लिया गया, डेटा चोरी कर लिया गया, एम्स का डेटा चोरी कर दिया। आप बताइए पेशेंट का डेटा चोरी करके क्या होगा?
पेशेंट का डेटा चोरी करके ये होगा कि मान लीजिए कि अगले 10 साल में या अगले 5 साल में कि यहाँ पे कैंसर के लोग बहुत होंगे, तो अब क्या होगा कि अब अभी से हम 5 साल के पहले की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी तो आपको उस समय हर चीज अवेलेबल होता है ना। तो यही सब डेटा के बेसिस पे, यही पेशेंट के डेटा के बेसिस, क्योंकि एम्स वगैरह क्या है कि उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत भीड़ होती है वहां पे, और अधिकतर इंडियंस ही होते हैं, तो वो आराम से डेटा निकाल लेते हैं कि अभी इतने लोगों को किडनी मतलब किडनी पेशेंट है, तो डायलिसिस अभी इनका जो है कितने कितने साल के बाद कितने लोग को डायलिसिस शुरू हो जाएगी। तो ये सब जो है उनके पास सारा डेटा होता है, ठीक है। तो वो आराम से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि उनको जो है आने वाले समय में कौन सी बीमारी ज्यादा बढ़ेगी, कौन सी कम हो जाएगी, या कौन सी खत्म हो जाएगी, या कौन से, मतलब इस तरह का उनको उनको सब कुछ पता होता है, सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे। जो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अभी करेंगे ना, उसके बेसिस पे। अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ स्टैट्स का, कि अभी आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आया, तो कितने बच्चों ने दिया था यूजीसी नेट का एग्जाम? 6 लाख 6 लाख बच्चों ने दिया था। चलिए हम 5 लाख मान के ही चलते, 6 भी नहीं चलते। अब आप ये सोचिए कि 5 लाख बच्चों का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, तो उसमें कैसे करते होंगे कि इतने को जो है हम पीएचडी देंगे, इतने को हम नेट देंगे, इतने को हम जेआरएफ देंगे, तो कोई ना कोई उनका सिस्टमैटिक तरीका होगा ना। जो आप स्टैट्स यहाँ रिसर्च में पढ़ेंगे, वही स्टैट्स वहां भी यूज होता है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम लाखों पे, अभी तो हम सिर्फ 10-15 पे बात कर रहे हैं कि मेरा सैंपल साइज 15 होगा, मेरा 50 होगा, तो हम लोग को कम कम दिख रहा है। जब ये सोचिए जब लाख और करोड़ हो जाता है, तो कितनी दिक्कत आती होगी। तो उस केस में जो है हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस स्टैट से हम पता करते हैं हर चीज को, ठीक है। वही क्वांटिटेटिव डेटा से हम पता करते हैं कि ये कैसे होगा। जब स्टैट्स में पढ़ाऊंगी, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग सिनॉप्सिस का कम से कम कुछ भी एक टेबल बना के रखिए, प्री और पोस्ट का, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप खुद से करेंगे ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रिसर्च। जब हम स्टैट्स पढ़ते हैं, स्टैट्स बहुत इंटरेस्टिंग है रिसर्च का, और वही स्टैट्स हर जगह लागू होता है, चाहे आप हॉस्पिटल जाइए, स्कूल जाइए, चाहे आपका नेट और जेआरएफ का रिजल्ट आ रहा है, ये सेम स्टैटिस्टिक एनालिसिस होता है जो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि क्लास नहीं भी होती है या आपको छुट्टी भी होता है, तो 15 मिनट 20 मिनट अपने सिनॉप्सिस पे दीजिए। इससे आप सीखेंगे खुद से जब करेंगे ना, तो आपको अच्छे से सीखेंगे आप, ठीक है। तो ये इतने तरह का आपका ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, सर्वे, कोरिलेशनल डिजाइन, केस स्टडी डिजाइन, इस तरह के जो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, इससे हर बार मुझे लगता है कि रिसर्च का एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। ऐसा कभी नहीं देखी मैं क्वेश्चन पेपर की नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से क्वेश्चन नहीं आया। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वासी से बहुत कम क्वेश्चन मैंने देखा है, और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? मैम निगेटिव का थोड़ा सा एग्जांपल दे दीजिएगा कि निगेटिव में क्या होगा। निगेटिव में जो है आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोविड और अनएम्प्लॉयमेंट का भी है, तो वो भी पॉजिटिव है। जितनी बार कोविड बढ़ रहा है, उतनी बार अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। अगर मैं महंगाई भी लूँ, तो वो भी जो है पॉजिटिव ही है, ठीक है। निगेटिव कोरिलेशनल डिजाइन का, चलो कि मुझे कल मैं आपको कोई अच्छा सा जो है एग्जांपल देती हूँ, अभी मुझे आ नहीं रहा है इसमें। हाँ, फ्लड क्या कि जैसे मेडिटेशन करने से डिप्रेशन घटता है, तो ये हो सकता है मैम? क्या क्या मैम मेडिटेशन करने से डिप्रेशन कम हो रहा है, तो ये भी तो निगेटिव हाँ, हुआ बिल्कुल ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है कि जैसे जैसे मेडिटेशन हम कर रहे हैं, हमारा डिप्रेशन घटता, मतलब जितना हम मेडिटेशन को बढ़ा रहे हैं, उतना हमारा डिप्रेशन घट रहा है। तो ये आपका निगेटिव कोरिलेशन होगा। वेरी 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 गुड, ये भी एग्जाम्पल परफेक्ट है, ठीक है। अब जैसे कि ठंड में भी ऐसे आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर जितना जो है आपका ठंड जितना ठंड होता जाता है, ठीक है, ठंड जितना कम होता जाता है, हम उतना ज्यादा क्लॉथ्स पहन, मतलब जो है उतना ही ज्यादा स्वेटर जैकेट वो पहनना शुरू कर देते हैं। मतलब एक वेरिएबल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक वेरिएबल नीचे की तरफ आ रहा है। उस केस में फिर वो निगेटिव
हो जाता है कि जैसे कि ठंड कम होता जा रहा है तो हम कपड़े जो है ज्यादा पहनते जा रहे हैं, हम स्वेटर भी पहन रहे हैं, जैकेट भी पहन रहे हैं, है ना, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। जब इस तरह का जो है सिचुएशन हो तो उसको हम निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। मैम इसी से relate कर सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे जो अस्थमा के पेशेंट रहते हैं उनकी जो तबीयत रहती है वो बिगड़ने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको ठंड नहीं बर्दाश्त। ठीक है, तो निगेटिव कोरिलेशन में हमेशा जो है एक एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, और पॉजिटिव में क्या है कि दोनों साथ बढ़ रहा है, दोनों साथ घट रहा है। ठीक है, और नो कोरिलेशन में मतलब कि दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, तो बहुत बारी जो है क्योंकि हम तो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट सोचते हैं ना, एज ए रिसर्चर हम पहले पहले सोच लेते हैं कि हो सकता है कि अस्थमा और मतलब विंटर सीजन का कोई मतलब इसमें इसमें कोई ना कोई रिलेशन हो। तो फिर हम तो एक्सपेरिमेंटल करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है, मतलब जब हम स्टडी करते हैं अपना रिसर्च करते हैं उसके बाद हमें हमें पता चलता है कि रिलेशन है या नहीं है। तो बहुत बारी क्या होता है कि रिलेशन नहीं होता है तो उसको हम नो कोरिलेशन बोलते हैं। तो पॉजिटिव में एक साथ घटेगा एक साथ बढ़ेगा, और निगेटिव में एक एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इस तरह करके। ठीक है, ठीक है, तो जी बस मैम। ये है आपका है। तो ये जो है नॉन नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अच्छे से पढ़िएगा, इसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें कोई हम योगा इंटरवेंशन नहीं दे रहे हैं, और इसमें कोई मतलब डेटा ऐसा नहीं है कि हम मतलब इसमें कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल नहीं है। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कोई भी कॉज एंड इफेक्ट नहीं हो रहा है, बस इसमें हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल रहे हैं वेरिएबल के बीच में कि उसमें क्या डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। सर्वे निकाल रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ सोच के सर्वे निकाल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो अब मुझे देखना है कि एकेडमिक पर ये मुझे ब्रेन पे ही करना है, मान लीजिए कि जो गुरुकुल के स्टूडेंट है उनके इसमें, और जो जो सीबीएसई बोर्ड के जो मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ते हैं उन बच्चों के जो है मॉरल एजुकेशन में, जैसे आपने आपने बोला कि उन दोनों बच्चों पे जो है योगा का क्या असर है, एक सर्वे हमने किया। तो कुछ क्वेश्चनियर हमने बनाया, उसको वैलिडेट किया, उसके बाद फिर हमने दोनों 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 स्कूल में दे दी कि उन दोनों उसके बाद फिर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब जब हम कुछ जानना चाहते हैं इसमें, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कभी भी कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा। ध्यान ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपके पास सर्वे आ जाए, कोरिलेशनल आ जाए, केस स्टडी डिजाइन, इन सब में कभी भी जो है आपका द कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा। इसमें दोनों वेरिएबल में कोई ना कॉज है ना इफेक्ट है, बस एक एसोसिएशन निकाल रहे हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी तो हम कुछ जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये आता है, इस पे एक क्वेश्चन तो हमेशा देती है नेट। ठीक है, तो अब बस इसका ही आपका डिटेल है कि अब सर्वे क्या होता है, कोरिलेशनल डिजाइन क्या होता है, केस स्टडी डिजाइन क्या होता है, जो एग्जांपल्स है इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो सर्वे में क्या होता है, हम सर्वे में करते क्या है, क्या सर्वे में कोई कॉज एंड इफेक्ट होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की तरफ, एक्सपेरिमेंटल स्टडी के नो नहीं होता है। ठीक है, तो एक सर्वे हम करते क्यों है, मैम किसी को समस्या, लोगों के बीच समस्या क्या है। ठीक है, लोगों की समस्या क्या है। ठीक है, अगर हम लोगों को कुछ ऐसा जानना होता है जो समाज में मतलब जो है अननोन है, मतलब मुझे तो समझ में आ रहा है लेकिन जो है कुछ ऐसा सच है, ऐसा जो है कुछ चीजें हैं जो हम लोग को उजागर करना होता है, तो उस केस में हम सर्वे करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में है, वहां प्रमोशन मिलता तो काम और अच्छे से परफेक्ट होता। मान लीजिए कि वहां पे प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम वहां पे सर्वे कर रहे हैं कि अगर ये कर दिया जाए, तो मतलब इस तरह का जो चीज होता है जो मतलब कि जो आपको हेल्प करे सारे ऑडियंस का जो है आपको ओपिनियन लेकर के, तो उसको जो है हम लोग सर्वे रिसर्च कहते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है तो ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा इसमें। तो सर्वे है क्या कि गेदर ओपिनियन फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस अबाउट द रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या है आपका, रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, मैं बता पढ़ाई हूँ, बताइए। रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है,
ये आपका जो है रिसर्च स्टेप का सबसे पहला स्टेप है ना, कि आपके जी रिसर्च, कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं, है ना। वो सबसे टॉपिक पहला जो आपका प्लानिंग में आता है, वो सबसे पहला आपका रिसर्च क्वेश्चन ही आता है ना, कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं। मतलब सर्वे आप किसी चीज पे कर रहे हैं, तो आपको पहले से आपका क्वेश्चन का, किसी क्वेश्चन का आंसर ही तो निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहला, कि आप किस चीज पे क्या, किस क्यों करना चाहते हैं ये सर्वे, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है सर्वे का, कि सर्वे टू फाइंड आउट प्रीवेलेंस ऑफ योगा प्रैक्टिसर्स इन अ स्टेट, ठीक है, कि प्रीवेलेंस ऑफ योगा प्रैक्टिसर्स इन अ स्टेट, मतलब एक स्टेट में कितने योगा प्रैक्टिसनर हैं। अगर मुझे ये जानना है तो मैं क्या करूंगी, सर्वे करूंगी। सर्वे टू फाइंड आउट डिफरेंट रीजन टू प्रैक्टिस योगा एमंग एडल्ट। अब आदमी किस किस रीजन से योगा करते हैं, सबका रीजन अलग अलग होता है ना। कोई बीमारी के कारण योगा कर रहा होता है, कोई अपने आप को फिट रखने के कारण, कोई वेट लूज करने के कारण, मतलब बहुत सारा रीजन होता है। अब मुझे ये जानना है कि सबसे हाईएस्ट रीजन क्या है, लोग क्यों कर रहे हैं, जो एडल्ट है वो क्यों योगा कर रहे हैं आज के डेट में। क्योंकि जब हम बच्चे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग को पता होता था कि सिर्फ एक योगी ही योगा करता है, ऐसा ही था ना। तो अब एडल्ट भी जो है योगा कर रहे हैं, तो क्यों। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है रिसर्च क्वेश्चन, उसका आंसर हमें सर्वे से ही मिलता है, ठीक है। कोरिलेशनल स्टडी में बताइए आपको कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, कि दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कि रिलेशन है ही नहीं। तो उस चीज को जब हम पूछते हैं तो उसको कोरिलेशनल स्टडी बोलते हैं। कि टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में रिलेशन क्या है। टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन मेमोरी एंड एग्जाम परफॉर्मेंस, मेमोरी और एग्जाम परफॉर्मेंस में रिलेशन क्या है। तो इस तरह का जब हम रिसर्च करते हैं, तो हम इसको जो है कोरिलेशनल, जब भी हम इसमें रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसको हम कोरिलेशनल स्टडी बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, कंपेरिजन ऑफ टू और मोर ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बट एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन। जैसे क्या है, जो ये मैं बता रही थी, कंपेरिजन ऑफ मेमोरी ऑफ गुरुकुलम स्टूडेंट वर्सेस कन्वेंशनल स्कूल स्टूडेंट, कि इनके मेमोरी का और इन दोनों के स्कूल का, क्योंकि इन दोनों की पढ़ाई अलग अलग तरीके की होती है। जो गुरुकुलम स्टूडेंट्स होते हैं, उनका पढ़ने का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और जो कन्वेंशनल स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, उनका पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का भी तरीका अलग होता है। तो अब इन दोनों के बीच में मेमोरी करना है कि किसका मेमोरी ज्यादा शार्प है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी मतलब कि जो है दो 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 ग्रुप की जब भी हम स्टडी करते हैं ना, तो उसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही बोलते हैं। जब भी टू और मोर ग्रुप का विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, दोनों स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन दोनों का इन्वायरमेंट अलग है, ठीक है। दोनों को पढ़ाने का तरीका अलग है, इनके पढ़ने का तरीका अलग है, इनके पढ़ने का तरीका है अलग है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो सिमिलर है। ये बच्चे भी कोई 8 में होंगे, यहाँ पे भी बच्चे 8 में होंगे, दोनों स्कूल के स्टूडेंट ही है, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह का दो ऐसा जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल स्टडी बोलते हैं। कि जब दो ग्रुप के बीच में हम इस स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी आ जाता है। केस स्टडी में बताई थी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर और चेंजेस इन अ सिंगल पर्सन और अ फ्यू पर्सन व्हेन डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिकली, दे आर कॉल्ड एज सिंगल केस स्टडी, ठीक है। तो जैसे कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन अ योगी who can suspend his breathing for 5 minutes। अब बताइए कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है, उस दिन में आपको पढ़ाई थी। फिजियोलॉजिकल वर्ड का क्या मतलब होता है। मतलब जो विजिबली दिखते हैं फिजियोलॉजिकल, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह। और कोई और कोई मैम, योग आफ्टर योग प्रैक्टिस जो भी हमारे, जैसे हमको बीपी है, आफ्टर योग प्रैक्टिस हमें जो भी हम बीपी मेजर करेंगे, यदि वो कम आ रहा है तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा। ब्लड शुगर, योग प्रैक्टिस के बाद यदि ब्लड शुगर डाउन हो रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आ जाएंगे। जो हमारा इनवॉलेंट्री चेंजेस में आता है ना, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री चेंजेस होता है ना। जो आपने जैसे बीपी का एग्जांपल दिया, या नहीं तो आपने ब्लड शुगर का एग्जांपल दिया, तो ये सब हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। तो जो योगी होते हैं, ठीक है, अब वो क्या होते हैं, अपने ब्रीथ को कंट्रोल कर सकते हैं, या पानी के अंदर भी बहुत देर तक बिना ब्रीदिंग के रह सकते हैं, ठीक है। तो जो मतलब सच में योगी होते हैं,
है ना। तो हाँ। ऐसा चेंजेस, तो इसमें लिखा हुआ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन अ योगी हु कैन सस्पेंड हिज ब्रीदिंग फॉर 5 मिनट्स। तो अब उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग का जो है सब कुछ तो नॉर्मल है ना, जैसे कि 72 टाइम्स वन सन, मतलब एक मिनट में हमारा जो हार्ट रेट ये रहता है, तो ये सब सबके साथ होता है। लेकिन जो योगी होते हैं, जो रियल योगी है, वो कैसे इसको जो है मतलब बहुत ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं, या उनका जो है सिक्स सेंस जो होता है, मतलब जानने की शक्ति उनको पहले ही पता पता लग जाता है। तो उनका बॉडी और हमारा जो नॉर्मल बॉडी है, इसमें कुछ तो चेंजेस होता होगा ना कहीं तो डिफरेंस होता होगा ना। ठीक है। तो ऐसा जो है जब हम मैंने जैसे आपको बताया था कि यूनिक फीचर, अब योगी के पास तो यूनिक फीचर है ना कि बिना बिना कपड़ा का भी वो बर्फ में रह जा रहा है, बारिश में भीग रहा है, उसको सर्दी नहीं हो रही, उसको खांसी नहीं हो रही है, इम्यून सिस्टम उनकी बहुत डेवलप हो गई है। तो उनका बॉडी, वो भी तो ह्यूमन बींग ही है ना, हमारे जैसे ही है। लेकिन उनके उनके बॉडी में और हमारे बॉडी में अंतर है। अगर हम थोड़ा सा भी बारिश में गीले होते तो हमें सर्दी सर्दी खांसी हो जाती है। और योगी जो तपस्या करते हैं, जो पहाड़ पे रहते हैं, वो लोग बिना कपड़े के, बिना खाना पीना के तपस्या करते हैं। तो उनका बॉडी में कुछ ना कुछ तो ऐसा यूनिक फीचर होगा जो हम में नहीं है ना। उन्होंने अपने बॉडी को इस तरह से बनाया होगा योगा योगा करके। तो ऐसा जब हम कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक किसी एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग केस स्टडी बोलते हैं। ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर और चेंजेस इन अ सिंगल पर्सन और अ फ्यू पर्संस व्हेन डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिकली दे आर कॉल्ड अ सिंगल केस स्टडी। ठीक है। इसको हम कहते हैं सिंगल केस स्टडी। जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन अ योगी, जैसे मैं आपको अभी बताई कि योगी का शरीर, वो भी ह्यूमन बींग ही है, हम भी ह्यूमन बींग ही है, लेकिन हम दोनों के शरीर में बहुत फर्क होता है। ठीक है। तो हम अपने ऊपर नहीं कर सकते, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग के ऊपर नहीं कर सकते केस स्टडी। किसी के पास जब कुछ यूनिक फीचर हो जो नॉर्मल से अलग हो, ठीक है, तो वैसे जो है जब उस तरह का रिसर्च हमें किसी एक आदमी पे या ग्रुप ऑफ पर्सन जिसके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक ही है, ऐसा जब हम करते हैं तो इसको हम लोग केस स्टडी बोलते हैं। ये भी नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ही है आपका। ठीक है। अब देखिए केस स्टडी करते कैसे हैं, क्या होता है, ये नेट के एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी है क्या। ठीक है। चलिए बायस अभी हम लोग नहीं करेंगे, इतना ही था नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपका। केस स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, कोरिलेशनल स्टडी, सर्वे। ठीक है। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अच्छे से पढ़िए, इस पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है आपका। आया सबको समझ में इतना? जी मैम। हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी डिजाइन में? मैम एक बार सर्वे बता दीजिए ना। और अच्छा सर्वे बता दूं मैं आपको। सर्वे में मान लीजिए कि मुझे देखना है कि मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में मुझे देखना है कि डायबिटिक के कितने लोग हैं। ठीक है। और दूसरा देखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट है जो योगा कर रहे हैं, वैसे डायबिटिक पेशेंट जो योगा कर रहे हैं, उनका प्रिवेलेंस कितना है। ठीक है। तो प्रिवेलेंस मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, उसमें कितने लोगों को डायबिटीज है, और वो उसमें से कितने लोग योगा कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा हम लोग को कुछ देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है। ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन यही है कि प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटिक पेशेंट इन माय सिटी या इन दिल्ली, एक स्टेट लेवल पे हम कर रहे हैं। तो अब इतना बड़ा जो है जब हम स्टडी करते हैं, तो पॉसिबल होता नहीं है कि जो है हम मतलब कि सबको अपने घर में बुलाए, सबके पास जाए, या हम एक एक को ढूंढ ढूंढ के लाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एक स्नोबॉल सैम्पलिंग टाइप का हो जाता है इसमें। आपका जो है सैंपल कि मैंने जो है मैंने मुझे मुझे लगा कि सौरभ जी के फैमिली में किसी को डायबिटिक है, मैंने उनको उनको भेज दिया।
उनके फैमिली में जो है किसी को पता है कि उनके फ्रेंड को है, उन्होंने उनको भेज दिया। तो इस तरह से जो गूगल फॉर्म हमने बनाया, जो क्वेश्चंस हमने बनाया, वो भेजते गए और वो फिलअप होता गया उस सिटी के लोगों में। और जो है उसके बाद फिर जो है हम लोग को पता चला कि उसमें से कितने लोगों को डायबिटीज है, कितने को लोगों, मान लीजिए कि सब पे तो हम कर नहीं सकते। मान लीजिए कि दिल्ली में 1 लाख लोग रहते हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ मैं। 1 लाख के लोगों में जो है 10,000 लोगों को डायबिटिक है। तो 10,000 तक मेरा सर्वे नहीं जाएगा। मैं एक सैंपल डिसाइड करूंगी कि 1 लाख के पॉपुलेशन में अगर 10,000 लोगों को डायबिटिक है तो मेरा सैंपल साइज कितना होगा। हो सकता है कि मेरा सैंपल साइज 300 ही हो, 200 ही हो, 100 ही हो। समझ रहे हैं? तो इस तरह का जब हम करते हैं, जब हमारे पास जो है लोगों तक पहुंचने का ये नहीं रहता है कोई मतलब, और हमें कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखना है कि सिर्फ हम लोग को प्रिवेलेंस देखना है कि कितने लोगों को डायबिटीज है, कितने लोग योगा करते हैं, कितने लोग उसमें से जो है आपके योगा करने से जो है, मतलब इस तरह का जब हम स्टडी करते हैं, जब हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन होता है तो उसमें सर्वे करना ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है। एक आपका नीड असेसमेंट सर्वे होता है, जो मैं एक सर्वे की थी अपने ही पीएचडी रिसर्च में। तो उसमें क्या था कि मुझे पता करना था कि जो आपका ऑनलाइन क्लासेस होती है, जो भी बच्चे स्क्रीन पे, जैसे आप लोग सारा क्लासेस स्क्रीन पे लेते हैं, तो जो टीचर है उनको क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है। जो स्टूडेंट है उनकी क्या दिक्कत है, जो पेरेंट्स है। तो मेरा 3 पे था, मैंने मतलब तीन पे मतलब मेरा सर्वे स्टडी था। तो उसमें 3 सैंपल्स थे मेरे, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक जो है टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स। ये तीन लोग मेरे सैंपल थे। तो मुझे ये पता करना था कि पेरेंट्स को क्या क्या दिक्कत है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, या स्टूडेंट को क्या 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 दिक्कत है, और कहाँ गैप है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन क्लासेस लेकर के। जैसे आप लोग दिन भर ऑनलाइन क्लास कर देंगे और ऑफलाइन क्लास करते होंगे, ऑफलाइन क्लासेस भी आपने किया है। अब मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछूं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है ऑनलाइन क्लास का, ऑफलाइन का क्लास का, तो दोनों का एक्सपीरियंस तो आपका अलग अलग होगा ना, एक जैसा तो होगा नहीं। अब मुझे ये पता करना है। मेरा जो सर्वे था उसमें भी मुझे यही पता करना था कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो उसमें जो है टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट का क्या ये है। ठीक है। तो ये मेरा सर्वे था। तो जब इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है, जो क्वेश्चंस होता है हमारे दिमाग में, तो इसके लिए हम सर्वे डिजाइन करते हैं। ठीक है। चलिए, आप लोग का टाइम भी हो रहा है, मेरे ख्याल से 3 बज गए ना। मैम आ गई है क्लास में। आज क्लास है ना आप लोगों की? जी यस मैम। मैम। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया सबको क्लास में। कल मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगी। मैम थोड़ा स्लाइड दिखा दीजिएगा क्या, ये ऊपर वाले मैम, स्टार्टिंग के 2-3 स्लाइड। हाँ हाँ, मैं दिखा इसके ऊपर वाले मैम, नॉन एक्सपेरिमेंट डिजाइन दिखाइए। और नॉन एक्सपेरिमेंट डिजाइन। अच्छा, हाँ मैं स्लाइड शो पे कर देती हूँ इसको। ठीक है। ये जी मैम। हो गया मैम। हो गया। इसको भी देखना है। मैडम किस बारे में बात हो रही है, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, मैम प्लीज किस बारे में बात की अभी आपने? अभी ज्वाइन किया है आपने? हाँ हाँ। अब तो कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास हो गई है यहाँ पे। ठीक नहीं है। अभी नहीं, मैं 10-15 मिनट लास्ट में जो बात हुई थी अभी, जस्ट 1 मिनट बैक, मैम 1 मिनट पहले क्या इसमें आपको जो है रिसर्च डिजाइन पढ़ाया जा रहा था कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या फर्क है, और किसमें जो है कौन सा स्टडी आता है। यही आज हमने पढ़ा है। तो एक बार आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग तो टाइमली अपलोड होती ही है।
अच्छा एक अगर एक, मैं और किसी, अगर अच्छा एक मिनट और किसी का कोई स्लाइड देखना है? हो गया हो गया ना स्लाइड का काम? जी अगर मैडम। सपोज मैं मैडम अगर मैं सपोज आज के आज अभी कुछ देर बाद मैं 2 घंटे बाद 4 घंटे बस रिकॉर्डिंग देखना चाहूँ तो रिकॉर्डिंग तो भेजेंगे नहीं आज, कल भेजेंगे। अच्छा तो कोई बात नहीं है। अब 1 घंटे की क्लास बस मैंने आज ये आपको बताया है कि पिछली क्लास में जो टीजर डिजाइन किया है ना, ठीक है, तो बस उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है। तो आज हमने क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किया है। एक दूसरा पॉइंट और था मैडम मेरा, मैंने एक टेस्ट पेपर मैंने चेक किया, तो मैंने अपने आप को असेस करने के लिए टेस्ट दिया, तो उसमें मेरे को सिर्फ 20 में से 10 मार्क्स मिले। हाँ हाँ। और मैं देख पा रहा हूँ साफ साफ मैंने 10 मार्क्स मिले 20 में से, आउट ऑफ 20 आई गॉट 10। तो बहुत कम है ये तो, नंबर 1। नंबर 2, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत पढ़ाया जा रहा है, मतलब उतना डिस्क्रिप्टिव नहीं समझ आ रहा मेरे को कि मतलब अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है या कोई JRF करना चाहिए कैसे कर पाएगा। तो ये आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अभी आपका हाँ। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। और अच्छा। दूसरा ये है कि आप क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन